एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में, द्वारका में, और आज आपकी मुलाकात कराएंगे वीरेंद्र यादव जी से। एयरफोर्स से रिटायर हैं, समाज सेवी हैं, और साथ में मैं आपको बता दूं दिल्ली की जो एजुकेशन, जो आम आदमी पार्टी की जो कमेटी है SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उनके भी सदस्य हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं शिक्षा पे। मैं आपको बता दूं शिक्षा पे काफ़ी सवाल उठाती रही है जो भारतीय जनता पार्टी है, और उनके जो सांसद और विधायक वो भी स्कूलों में दौरा करते रहते हैं। और हमने कुछ समाज सेवकों से बातचीत भी की और स्कूलों के बारे में हमने भी कुछ तथ्य जुटाने की कोशिश की, तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए, कुछ नेगेटिव। तो हम दोनों पक्ष आपके सामने रखेंगे और आज पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी बातचीत करेंगे, कितना सुधार हुआ और कितना सुधार और चाहिए। और साथ में जब दिल्ली की बात करूं तो 17वें नंबर पर CBSE में उनका रिजल्ट रहा, उन पर भी बातचीत करेंगे और आगे कितना सुधार होगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। पहले आपने एयरफोर्स में सेवा दी, उसके बाद अभी शिक्षा से जुड़े हो। सर कितना काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, अगर हम बात करें कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से शिक्षा और स्वास्थ्य दो इनके मुद्दे थे जिन पर के इलेक्शन जीत करके आए थे, और उन्होंने डे वन से पहला काम तो सबसे पहले किया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो बुरा हाल हो रखा था दिल्ली में, अब उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बदलाव चाहिए था, बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने पहला काम किया कि शिक्षा का जो बजट था वो 25% किया, और मैंने जो अब तक अपने लाइफ में अनुभव किया है उसके हिसाब से इतना ज़्यादा बजट मैंने किसी भी राज्य का या किसी भी सरकार का नहीं देखा। तो इन्होंने पहले वो किया। उसके साथ साथ जो एक आइडिया इन्होंने जनरेट किया जो कि बहुत अच्छा हिट हो गया कि जी अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है मुझे ही मालिक बना दो कि इसमें क्या सुधार करना है, क्योंकि सरकारें तो बहुत सारे नियम बनाती हैं, आपने देखा है, और नियम बनते हैं वो कागज़ों पर, फिर वो इनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक को, जिनको इसका फ़ायदा पहुंचाने जा रहे हो, उनको ही मुखिया बना देते हो, तो पब्लिक फिर अपने फ़ायदे के लिए पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम करेगी। और उसी के चलते इन्होंने सबसे पहला कदम लिया कि भाई जो पहले विद्यालय कल्याण समिति थी जो केवल पेपरों में थी और उसका स्कूल को या शिक्षा को कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, उसको इन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नाम दिया। और उस SMC के अंदर वो ऐसे 12 पेरेंट्स मेंबर्स को लिया जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे, और उनसे कहा कि अब स्कूल की गतिविधियों पर आपने मॉनिटर करना है। वहाँ के स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को बोला कि अब ये आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और फिर उस SMC में मुझे भी आने का मौका मिला, जिससे कि मैं इनके एजुकेशन मॉडल को, इस शिक्षा क्रांति को मैं समझ पाया। और उस दौरान फिर हम लोगों ने शुरुआत सबसे पहले साफ़ सफाई से की, क्योंकि स्कूल हमारे बड़े गंदे थे, तो उस अभियान को चलाया हमने। उस साफ़ सफाई के तहत में सबसे पहला सरकार ने किया कि जो हमारे पास सैनिटरी स्टाफ था, सरकारी सैनिटरी स्टाफ था, कहीं नहीं था, तो सरकारी आदमी जिस तरह से काम करता है उसका, फिर इन्होंने प्राइवेट एजेंसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया और प्राइवेट सैनिटरी स्टाफ, सफिशिएंट सैनिटरी स्टाफ हर एक स्कूल में पहुंचाया, और उनके माध्यम से हमारे बच्चों के लिए एक साफ़ सुथरे वॉशरूम्स और कमरों के अंदर हर तरह से साफ़ सफाई हमने SMC ने भी साथ में लग कर के उनके साथ में सफाई करवाई, उनको बताया कहाँ कैसे करते हैं। और सफाई के साथ साथ फिर हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो बच्चे हमें मिलते हैं MCD के स्कूल से 5वीं करके आते हैं, तो देखा गया कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे कि जो अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे 5वीं पढ़ने के बाद में। और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम शिक्षा तो क्वालिटी की तो तब देंगे ना, बच्चे को किताब पढ़नी भी तो आनी चाहिए। अब जब बच्चे को किताब पढ़ना ही नहीं आ रहा तो हम कितनी भी बातें करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद फिर सरकार ने SMC के माध्यम से समर कैंप्स लगाए, यानी आपके नॉर्मल क्यूरिकुलम के बाद में जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, हमने सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि आप ना अपने गांव मत जाइए, अपने बच्चे को मत लेके जाइए, इस बच्चे को हमारे पास छोड़िए। और हम लोगों ने SMC ने जा करके कुछ हमने टीचर्स की भी हेल्प ली, स्कूलों में समर कैंप लगाए, और उस समर कैंप के द्वारा उनको बिल्कुल बेसिक्स कि छोटा आ क्या है, बड़ा या क्या है, इस तरह से उनको धीरे धीरे अक्षरों को मिलाना। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो MCD के स्कूल में पढ़ाई नहीं है और साथ में आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई है? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी तो स्कूल ऐसे दिल्ली सरकार के पास में भी हैं जो नर्सरी से हैं, बट अधिकांश बच्चे जो हमें मिलते हैं वो MCD के स्कूलों से मिलते हैं, क्योंकि वो उतने सफिशिएंट नहीं है। तो जो वो बच्चे MCD के स्कूल से आते थे और एक बच्चा आ रहा है दिल्ली सरकार के स्कूल से, और दोनों बड़ी असमानताएं थी। तो मैं बात करूँ, अभी MCD में भी
आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो शायद सर आपको अभी ग्राउंड से काम करना पड़ेगा, यानी कि नर्सरी से आपको ही फिर से काम करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली की जनता ने जो हम पर पहले हमारे स्कूल की शिक्षा को देख करके जो विश्वास किया और एमसीडी में ये मौका दिया है, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम तो बहुत पहले से चाहते थे कि आप ये स्कूल भी हमें दे दीजिए, क्योंकि शिक्षा तो हमारा मकसद है कि हम दिल्ली को उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब एमसीडी में आए हैं, तो अब ये सुधार का कार्यक्रम एमसीडी स्कूलों तक भी पहुंचेगा और दिल्ली वासियों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। जी सर, मैं बात करूँ एजुकेशन की, जब 12th का रिजल्ट आया था, 10th का रिजल्ट आया, तो आपका 81% था, साथ में आप 15वें नंबर पे थे। तो अभी हमने जब बातचीत की थी कांग्रेस के नेताओं से, तो उन्होंने बोला था कि हमारा रिजल्ट 10 साल पहले 2011 में 87% था, कुछ सुधार हुए हैं, ज़्यादा सुधार नहीं हुए। तो ये आप बात कितना आपको जहन में जाती है कि हमने काम तो किए, लेकिन आपसे ऊपर भी 16 राज्य और हैं, तो आप जो डंका बजा रहे हो कि एजुकेशन में हमने काम किया, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि जो रिजल्ट आता है सीबीएसई का, ये जग जाहिर होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बना लूँगा, कोई और आप बना लेंगे। अगर आप दिल्ली का सीबीएसई का रिजल्ट देखते हैं, दिल्ली में पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। पब्लिक स्कूल्स का जो रिजल्ट है और गवर्नमेंट स्कूल का, पिछले 5 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो है एक्सेल करते चले जा रहे हैं और पब्लिक स्कूल से उनका बेहतर रिजल्ट है। आज अगर आप ओवरऑल जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग होती है स्कूल्स की, 1 to 10 में अगर आप देखते हैं, तो जो नंबर 1 पोजीशन पे है, जो हमारा पहले आरपीवी हुआ करता था, आजकल वो एसओएससी सेक्टर 10 द्वारका का, वो नंबर 1 पोजीशन पे है। आप उसमें अगर देखेंगे तो 4 से 5 स्कूल दिल्ली सरकार के हैं जो 1 से लेकर 10 तक हैं। तो ये बताता है कि आपने वास्तव में क्या क्वालिटी ली है। और ये आंकड़े कोई मेरे घर पे नहीं बनते हैं ना किसी। बिल्कुल आपने काम किया है, ये बात हम मानते हैं जी। लेकिन कहने का मतलब कि पूरे भारत में ये बोल रहे हैं कि जब हमने एजुकेशन की बात की, बहुत अच्छा अभी रिजल्ट आ रहा है, और हो सकता है कुछ आपको भी टाइम चाहिए कि अभी आपके पास एमसीडी के स्कूल भी आ जाएंगे। तो सर दूसरा अभी मैं चलता हूँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्कूल बने हैं कि नहीं बने? नहीं। देखिए, मैं तो आपसे भी विनती करूंगा, आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे स्कूल्स होंगे। मैं मानता हूं कि जैसे मैं अभी द्वारका में हूं, तो द्वारका एरिया के आसपास भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग पहले कभी अगर आपने देखी होगी और आज देखी होगी, नया स्कूल तो आपको दिख जाता है। कमरे बने हैं, लेकिन कमरे बने हैं। देखिए, ऐसा है कि आज जो दिल्ली में स्कूल्स हैं, उनकी एक जो जहाँ भी डेजिग्नेटेड जगह है, अब वो पहले खंडहर पड़े थे ना, वो बच्चे उसमें बैठ सकते थे, बारिश में भी बुरा हाल था। तो उनको देखिए, जहाँ हमारे पास जगह थी वहाँ हमने बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ के पूरी नई बिल्डिंग खड़ी की है। रिनोवेशन जहाँ हमें था कि हमारी बिल्डिंग मजबूत है, जहाँ केवल रिनोवेशन की जरूरत है, वहाँ रिनोवेशन की है। और हमने एडिशनल क्लासरूम्स बनाए हैं। आज के समय में अगर मैं इस एरिया में बोलता हूँ तो जहाँ मैं रहता हूँ उसके सामने सेक्टर 2 का स्कूल है, उसमें सारा का सारा स्कूल जो था उसमें उन्होंने अभी एमपी हॉल बनाया है। इससे पहले कोई एमपी हॉल नहीं था, 16 एयर कंडीशन लगे हुए हैं और पूरे के पूरे स्कूल को 2 मंजिला 3 मंजिला बना दिया। पहले तो सिंगल स्टोरी था जहां बच्चे 1500-2000 बच्चे भी हमें बैठाने की जगह नहीं थी। आज उसके अंदर करीब 3200 बच्चे हैं और आराम से चल रहे हैं। वहाँ साइंस भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इवन आपको ये जान के कैसा लगेगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत में जो हमारे मॉडल स्कूल्स थे 54, हमने जो है स्कूल्स ऐसे एरिया में छांटे कि जिनको हमने मॉडल स्कूल का नाम दिया। उन सारे के सारे स्कूल्स में बिल्डिंग बनने के साथ साथ हर क्लास में हमने 2-2 कैमरे लगाए हुए हैं। एक कैमरा सिक्योरिटी के मामले में मान सकता हूँ कि सिक्योरिटी के मामले में काम हुआ है, लेकिन सर मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ भ्रष्टाचार का भी नाम आ रहा है कि एक कमरे में 33 लाख रुपए, एक बाथरूम में 7 लाख रुपए। ये बात सच है या पॉलिटिकली पार्टी अपने फायदे के लिए इस लोगों को गुमराह कर रही है? देखिए, दोष तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा काम करोगे तो आपको बड़े बड़े दोष लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई कमरा बनता है, कुछ भी काम होता है, उसकी एक टेंडर प्रोसेस होती है, एक कॉन्ट्रैक्टर सारा वो प्रोसेस जाती है, सब रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो जहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाओगे, जैसा भी आप बनाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सब जो है सब कुछ टेंडर के तहत होता है, कोई मेरी किसी की मनमर्जी नहीं होती। और उस टेंडर में जो भी व्यक्ति अपना लोएस्ट टेंडर भरता है उसको अलॉट होता है, प्रोसीजर है उसका टेंडर का।
और उसके तहत ही सारी बिल्डिंग बनी है। और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी है, ये सारी लेटेस्ट, इवन स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी आज हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार की बातें हैं तो देखो पॉलिटिकली हैं, आप किसका मुंह रोकोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, मैं इसको खारिज करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली जो है वहाँ पर इन्वॉल्व हूँ। कई स्कूलों का तो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक का मैंने सुपरवाइज किया, मॉनिटर किया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसा मटेरियल लग रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। तो मैं नहीं मानता इस बात को। दूसरा सर, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो आपके दिल्ली के 7 सांसद हैं वो भी निकले थे और स्कूलों में दिखाया था कि काफ़ी टूटे फूटे, और साथ में ये बोलते कि अभी भी स्कूलों में टीन की मतलब सेट से हो सकता है, सेंटर सरकार भी है, उनको भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो ये क्या जो स्कूलों में आप बोल रहे हो काम हुआ है वो सभी में हो गया, कुछ ही परसेंटेज? मैं आपको बताता हूँ, देखिए दिल्ली सरकार ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कहा तो उन्होंने फेज़ वाइज, फेज़ 1 में कुछ एक एरिया ले लिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो वहाँ उन पर काम किया। जब फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया तो हमने फेज़ 2 में फिर जब हम फेज़ 1 का काम कर रहे थे तो हमने फेज़ 2 के लिए भी डिमांड स्कूलों से मांगी थी, भाई बताइए कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। और जब फेज़ 2 का काम किया तो फिर अब हम फेज़ 3 पे आए। तो अब ऐसे में अगर सपोज फेज़ 1 में मैंने कुछ विद्यालय लिए, दिल्ली में 1100 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो आप गिन चुन के ऐसी जगह ढूंढेंगे कि जहाँ पर जो जिसका नंबर अभी फेज़ 1 या फेज़ 2 में नहीं आया है, और जाहिर सी बात है किसी एक कोने का फोटो ला करके लाएंगे तो देखिए जाहिर सी, मुझे तो मानना यह है दिमान साहब कि एक होता है जब कोई अच्छा काम कर रहा है ना, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। इस राजनीति से पब्लिक का तो फ़ायदा नहीं होता, मुझे लगता है उनका भी फ़ायदा नहीं होता होगा, पब्लिक सब देख रही है। सर मैं बात करूं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी ने एक हैप्पीनेस क्लासेस चलाई थी, वो क्या सभी स्कूलों में है या चंद स्कूलों में, और वो आगे कब तक और स्कूलों में करने का इरादा है आपका? देखिए जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में, वो कोई स्कूल विशेष तक लिमिटेड नहीं है, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और वो हमने जो है इवन उनके जो एनुअल परफॉर्मेंस में देखा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं अनप्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, उनके घरों में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों की वजह से जब सुबह बच्चा क्लास में आता है तो हम तो उसको कुछ पढ़ा रहे होते हैं, उसके दिमाग में जो है अपने घर की बात चल रही होती है। तो इसीलिए ये हैप्पीनेस करिकुलम, और ये तो हैप्पीनेस करिकुलम जो इसके इफ़ेक्ट्स को विदेशों ने भी सराहा है, और हम बात कर रहे हैं। हाँ, और ये सारे स्कूलों में चलता है। शुरू में बच्चा जब आते आते शुरुआत में पहले केवल बस उसको उसके माइंड का टेंशन हटाया जाता है, हैप्पीनेस करिकुलम चलता है, उसके बाद उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और उससे बच्चा पूरे दिन मस्त तरीके से सुनता है। दूसरा सर, हमने काफ़ी होल्डिंग देखी विज्ञापन में कि सरकार ने जैसे कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस तो लगाई ही, साथ में कुछ बिजनेस क्लासेस भी स्टार्ट की, कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जाए। रोज़गार के ऊपर जैसे महंगाई के कारण और रोज़गार के कोरोना के कारण रोज़गार नहीं था, तो मतलब केंद्र सरकार ने भी शुरू की थी और आपके राज्य सरकार ने भी शुरू की, तो वो बिजनेस क्लासेस क्या क्या और अभी क्या क्या काम चल रहा है उस पर? देखिए इसको हम बोलते हैं EMC प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम। बेसिकली क्या है कि हम सब समझते हैं कि जो बेरोजगारी है ये कई सालों से मुद्दा बना हुआ है कि सरकार बेरोजगारी, और सरकारों ने कोशिश भी की होगी किसी, बट उस पर आज के समय में हमारा जो सिस्टम में पढ़ाई का, हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं कि तुम जो ये कोर्स कर लोगे तो ये नौकरी मिल जाएगी, ये कोर्स कर लोगे तो ये नौकरी मिल जाएगी, वो माइंडसेट बना रखा है, यानी हम नौकर तैयार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस माइंडसेट को बदलाव करने पर एक प्रयास किया EMC का कि हम अपने बच्चों को नौकर न बनने की जगह नौकरी देने वाला बनाएं। उसके तहत उन्होंने EMC प्रोग्राम करा, उनको बच्चों को पढ़ाया, और साथ में उनको एक मौका दिया। इवन जो है स्टार्टिंग में सरकार ने उनको एक अर्नस्ट मनी भी दिया कि भैया आप जो है ना स्टार्टिंग में इससे कुछ भी अपना सामान ग्रुप बना करके और कुछ प्रोजेक्ट बनाइए और उसको बेचिए, और उस तहत उसको इस तरह से प्रमोट किया गया कि जिन बच्चों ने अच्छा आइडिया लेके आए, उनके आइडियाज़ को सरकार ने कहा कि जो सबसे बेस्ट आइडिया होगा उसको पूरी फंडिंग हम करेंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों का धीरे धीरे उस तरफ इंटरेस्ट बनेगा। वो बिजनेस क्लास फैमिली से नहीं है, लेकिन आज उनको स्कूल के अंदर अगर ये सब चीज़ पढ़ाई जा रही है तो हम बहुत सारा रोजगार जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आप ये चाह रहे हो कि टैलेंट को बाहर निकाला जाए ताकि वो टैलेंट को मार्केट में लेके आए और लोगों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल, जो बच्चे नौकरी के लिए परेशान है उनको कभी किसी ने कहा ही नहीं कि तुम भी नौकरी दे सकते हो। इस सरकार ने उनके अंदर वो होप जगाई, उनके अंदर वो विश्वास पैदा किया, और उसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ हमने एक्सपर्ट भी, देखिए
ये ऐसे तो हो नहीं सकता था। हमने क्या किया, जो बिजनेस टाइकून्स थे उनसे कहा कि आप आओ हमारे बच्चों को गाइड करो, आइडिया दो। वो लोग आए हैं क्लासेस में, उन्होंने आइडियाज़ दिए, गाइड किया, और उसके बाद उनको मॉनिटर भी किया है बाकायदा कि भाई हाँ किसका आइडिया कितना बेहतर है, इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है, और ये अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे ये एक बहुत बड़े लेवल पर जाने वाला है कि जहां हमारे स्कूल्स के अंदर ही बिजनेसमैन तैयार किए जाएंगे, ना कि नौकरी वाले। जी सर, मैं अभी थोड़ा सा घूम फिर के प्रिंसिपल और अध्यापक पे आता हूँ। आप एसएफएमसी के एक अच्छी पोस्ट पे हो जी। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे प्रिंसिपल और अध्यापक की कमी है, तो उस डेडलाइन को भरने की कोशिश की गई या अभी उस पर काम चल रहा है? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार के पास कितनी पावर्स हैं। जहाँ तक बात आती है प्रिंसिपल्स के पोस्टिंग से लेके उन सारी चीज़ों, यूपीएससी के अंडर आते हैं, फिर हमारे जो है एलजी साहब का सारा रहता है। तो हालांकि फिर भी आप इस बात को देख रहे हो, आपने तो बात प्रिंसिपल्स की है, हम तो टीचर्स पे भी आते हैं। आज टीचर्स के लिए ये एक ऐसी सरकार है कि जिसने गेस्ट टीचर्स के द्वारा लगभग सारे स्कूलों में टीचर्स की कमी पूरी की, क्योंकि हमारे पास माइंडसेट ट्रेंड लोग थे मौजूद, लेकिन हमने मौका नहीं दिया। गेस्ट टीचर्स जो है पहले उनको 7-8 हज़ार रुपये मिलते थे, उनकी सैलरी 30 और 35 हज़ार रुपये गई, कम से कम वो काम कर रहे हैं। बट लेकिन उसमें भी धीरे धीरे इनको दिक्कत होने लगी कि भाई अब ये तो फेमस हो गए गेस्ट टीचर की वजह से, गेस्ट टीचर इनके हो गए, तो उस पर भी रोड अटकाना शुरू कर दिया। तो चीज़ें आती हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, मुझे उनकी नाकामयाबी गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास जनता भी जानती है। मेरे पास ना इस सरकार की कामयाबी इतनी है कि मैं अगर उसको ही गिनाता रहूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इतने काम किए हैं उन्होंने। बात करूँ सर सैलरी की, भी थोड़ा समय उसी पर आता हूँ। सैलरी टाइम पे मिल रही है? क्योंकि बहुत सारे अध्यापकों को ये बोलना होता है कि 3-3 महीने तक सैलरी होल्ड पर रहती है, उसके बाद मिलती है, बजट नहीं मिलता है। और अभी बात करूँ एलजी और अपने जो मुख्यमंत्री पावर का जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चलता है, उसके कारण ये लेट होता है। तो अभी क्या सैलरी वगैरह टाइम पे जारी है? नहीं, देखिए, सैलरी वाला जो इशू है, जो मैंने अब तक देखा है, मैंने कहीं नहीं देखा कि सैलरी स्कूलों में कहीं भी लेट होती है। टाइमली सबकी सैलरी क्लियर होती है, और सरकार के पास में पहले से बजट है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। देखिए, जब एक फाइनेंशियल मैटर चेंज होता है मार्च से अप्रैल में, हो सकता है उस समय बजट के आने में कभी कुछ थोड़ा बहुत डिले हुआ, अदरवाइज किसी भी टीचर की, किसी भी स्टाफ की सैलरी कभी डिले नहीं होती है। मैंने कभी नहीं किसी से सुना कि उनकी सैलरी डिले हुई है। ये गलत दोष है कुछ। अभी मैं बात करता हूँ सर, थोड़ा प्राइवेट स्कूलों की तरफ आता हूँ। प्राइवेट स्कूलों में कि फीस बढ़ा दी जाती है, और एक सरकार ने पिछली बार एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी फीस ली गई। तो उन प्राइवेट स्कूलों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या वो सरकार की जो, मैं बात करूँ सरकार की जो नीति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए सरकार ने क्लियर गाइडलाइंस दे दी हैं कि आप ने पहले से ही फ़ीस को इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है, अब आप फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। और अगर आपको लगता है कि फ़ीस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो हर एक विद्यालय के अंदर एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नॉमिनी होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। आप बाकायदा एक प्रोसीजर के थ्रू अपनी फ़ाइल को रखिए सरकार के सामने, और अगर ऐसा लगता है तो फ़ीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यालय फिर भी उसके बाद उस ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, तो दिल्ली सरकार ने उन पर एक्शन भी लिया है। उनकी मान्यता को लेकर के बहुत सारे एक्शन लिए गए, और मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में पब्लिक स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फीसें इन्होंने ले रखी थी, ये एक ऐसी सरकार है कि जिसने उनसे रिफंड करवाया था और उनके घर में पैसे पहुँचे वापस। तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाए, ताकि उनके जो दबाव करते हैं बच्चों पर या पेरेंट्स पे, जो नहीं दे पाते उनके बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा टाइट किया जाए सिचुएशन को, ताकि आने वाले समय में ये दिक्कतें ना हो? देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो उनके यहाँ भी होती है, बट उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को वो खुद अपना बनाते हैं। वो जिस तरह से बनाते हैं वो उस हिसाब से इफेक्टिव नहीं हो पाती जो आज दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। सरकार पूरी तरह से मॉनिटर करती है उनको भी, और मैं तो ये मानता हूँ कि उनको भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि भाई शिक्षा देना एक बहुत बड़ा धर्म का काम है, और इसमें केवल इसको बिजनेस न मान लिया जाए, इसको परोपकार माना जाए, तो ये समस्याएं ना आए। और यही एक कारण है कि अब
दिल्ली सरकार के स्कूलों में मैं बताऊं लाखों बच्चे पिछले साल की अगर बात करूं पब्लिक स्कूल से आके सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेहतर एजुकेशन भी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो फिर क्यों खामखा उस भ्रष्टाचार के चक्कर में वो फंसे हैं, वैसे क्यों फीस के बर्डन लें। क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी नौकरी गई है, रोज़गार गया है। दूसरा मैं बात करूँ सर, अभी कल हमने न्यूज़ देखी थी, 1-2 दिन पहले की है, रोहिणी की दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द की गई, करीब 1000 स्कूलों पे ये गाज गिरी। ऐसा नहीं है कि सरकार को पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि जो स्कूलों में मान्यता दे रखी है या कहीं तो इसमें लीगली एक आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि यदि उस बच्चों का भविष्य क्या होगा। अभी देखिए ऐसा है, आपको लगता है या पब्लिक को लगता है कि अचानक मान्यता रद्द कर दी, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस के थ्रू नोटिस भी जाते हैं, जो हमारे उस एरिया के डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको हर तरह से तलब करते हैं, लेकिन बात जब हद तक हो जाती है कि वो मानते ही नहीं है, उसके बावजूद भी करते रहते हैं, तभी एक्शन आता है, वो न्यूज़पेपर में आ जाता है, लोगों को पता है कि मान्यता रद्द हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि उसका जो एक प्रोसेस है, अब करा क्या जाए कि आपको कई बार नोटिस देने के बाद में आप नहीं मान रहे हो, तो ये भी पब्लिक के हित में ही किया जाता है, पब्लिक के हित में किया जाता है। और इससे पहले की प्रोसेस पूरा उनको मना किया जाता है, उनको नोटिस भी जारी करे जाते हैं, उनको गाइडलाइंस भी दी जाती है। अगर वास्तव में आपको लगता है तो आप अपना केस आगे रखिए, लेकिन अगर वो अवहेलना करते हैं तो सरकार मजबूर हो जाती है कि इस तरह का एक्शन लेने के। सर हम थोड़ा सा अभी सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी में आपने कैमरे लगवाए हैं स्कूलों में, काफ़ी अच्छी एक और प्रिंसिपल की गाइडलाइंस से चलता है, लेकिन कुछ अभी भी केस आ रहे हैं। करीब 2 दिन पहले का एक केस है, एक बच्चे को फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया गया था, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई की उस SHO वगैरह ने। तो ऐसा नहीं है कि सर एक काउंसलिंग टीम रखी जाए स्कूल के टीचर के ऊपर भी और पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी, ताकि आपको ये लग रहा है कि किसी के साथ द्वेष चल रहा है या किसी को किसी तरह की दिक्कतें आ रही है तो उसको काउंसलिंग करके भगाया जाए, मतलब दूर किया जा सकता है। देखिए विद्यालय के अंदर, हर विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए भी काउंसलर्स अवेलेबल हैं और टीचर्स की भी इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स एंड काउंसलिंग होती हैं। इवन जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल्स को भी इस तरह की हिदायतें हैं कि भाई आप अपने स्टाफ्स के बीच में मीटिंग्स लेते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल टीचरों के साथ बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड होता है, वो उनकी समस्याएं ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। अब कुछ 1-2 जो घटनाएँ हुई हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं कह सकता, कभी कभी किसी की मानसिक स्थिति है, वरना तो काउंसलर हर एक विद्यालय के अंदर मौजूद होता है जो बच्चों की भी काउंसलिंग करता है, बच्चों को भी बहुत सारे। इवन अब तो आपने कुछ विद्यालय में सुना हो या ना सुना हो कि हमने विद्यालय क्लिनिक्स खोले हुए हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे विद्यालय क्लिनिक्स हैं। उस विद्यालय क्लिनिक के अंदर साइकेट्रिस्ट बैठता है, वो बारी बारी से एक काउंसलिंग देती रही बच्चों को, शेड्यूल ले लेते हैं प्रिंसिपल से, बच्चों को बुला करके उनकी सारी समस्याएं कुछ है तो उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको उनकी वैक्सीनेशंस करते हैं। तो सारा ख्याल रखा जाए और इस चीज़ को धीरे धीरे हम और बढ़ाएंगे, सभी स्कूलों तक पहुंचाएंगे। और सर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो शिक्षा के बारे में? और भी स्टेट हैं उनके भी, अभी मैं बात करूं शिक्षा की तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो आप एक जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो लास्ट? देखो मैं तो जनता से विनती करूंगा कि देखिए शिक्षा सरकार से ज़्यादा समाज की जिम्मेदारी है, और जो ये हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के सानिध्य में जो मिशन चल रहा है इसमें हमारा सहयोग दें, और जो कुछ भी आपको लगता है कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं अपना फीडबैक दें, क्योंकि हम बिल्कुल खुले हैं, ओपन हैं, हम आपके हिसाब से काम करना चाहते हैं। और मैं ये कहूँगा, पूरे देश को कहूँगा कि देखिए आप अगर शिक्षा पर काम कर लेंगे, अगर आप शिक्षित समाज होगा तो समर्थ समाज होगा, तो शिक्षा पर हर एक राज्य को सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षित समाज फिर में बहुत सारी बुराइयां जिनके लिए आपने कोर्ट कचहरी और ये सब कर रखा है उसमें कमी आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम कहते हैं कि देश हमारा सोने की चिड़िया, तो उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि समाज इसमें बढ़ चढ़ के ध्यान दे, और सरकारी स्कूलों के साथ साथ पब्लिक स्कूल्स हैं, सभी के लिए मैं ये कहूँगा कि शिक्षा पर ध्यान दें, दिखावे पर कम ध्यान दें, उसको व्यवसाय न बनाए, व्यवसाय न बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ थे वीरेंद्र यादव जी, और उन्होंने अपना पक्ष रखा सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, क्योंकि वो जो मैं बात करूँ जो SMC है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उनके एक स्थायी सदस्य हैं। और मेरी भी अभी आपसे ये विनती है कि आप अपने स्कूल के नियर बाई जो स्कूल होते हैं, जो अपने बच्चों को एक बार स्कूल के साथ जाके अपने अध्यापक से या प्रिंसिपल से बातचीत करें और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। साथ में हम आपसे वादा करते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय
प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सरकार के और हरियाणा सरकार के स्कूलों में हमें विजिट करेंगे। हर वीक में हम एक स्कूल विजिट करेंगे और उस स्कूल में जाके आपको जो सच्चाई है वो दिखाएंगे, क्योंकि तर्क और वितर्क चलता रहता है। आम आदमी पार्टी बोलती है हमने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी बोलती है हमने वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि हम ग्राउंड पे जाके आपको दिखाएं और आपको जो अच्छे काम हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में वो आपको दिखाएंगे। साथ में जो कमियां हैं जो सर ने भी हमें बताई कि आप सजेशन के तौर पे दे सकते हो, तो एक अच्छी मुहिम है। आज एक बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वंदे मातरम, नमस्कार।